हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए आज की इम्पोर्टेंट क्लास को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, कोलकाता ग्रुप का कौन सा कलाकार दैनिक जीवन की घटनाओं का चित्रण करता था? ऑप्शन ए रथिन मित्रा, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी प्रदोष दास गुप्ता एंड लास्ट ऑप्शन डी गोपाल घोष। तो कोलकाता ग्रुप का वह कौन सा कलाकार है जो दैनिक जीवन की घटनाओं का चित्रण करता था? वह कौन है? रथिन मित्रा हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रथिन मित्रा। अगर इनके जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म 26 जुलाई कब हुआ था? 26 जुलाई 1926 में। इनका जन्म कब हुआ था? 26 जुलाई 1926 में। कहाँ हुआ था? हावड़ा। ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। इनका जन्म 26 जुलाई 1926 में हावड़ा, पश्चिम बंगाल में हुआ था। रथिन मित्रा का जन्म 26 जुलाई 1926 को हावड़ा, पश्चिम बंगाल में हुआ था। दूसरी बात इनके लिए प्रमुख यह है कि यह कलकत्ता ग्रुप के कलाकार हैं। कहाँ के कलाकार हैं? कलकत्ता ग्रुप के। कलकत्ता ग्रुप में शामिल होने वाले यह सबसे कम उम्र के कलाकार थे। ध्यान से समझिएगा, कलकत्ता ग्रुप में शामिल होने वाले ये सबसे कम उम्र के कलाकार हैं। इनकी मुख्य विशेषता यह है कि यह सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? सशक्त रेखांकन के लिए यह जाने जाते हैं। 1955 एवं 81 तक। कब से? 1955 से 81। 1955 से 81 दून स्कूल देहरादून में प्रमुख रूप से जुड़े रहे। कहाँ? दून स्कूल देहरादून से यह प्रमुख रूप से जुड़े रहे। कब? 1955 से 81 तक। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी के कार्यकारिणी बोर्ड के 4 वर्ष तक यह सदस्य रहे। कहाँ? उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी के। अगर बात किया जाए कोलकाता ग्रुप का कौन सा कलाकार है जो दैनिक जीवन की घटनाओं का चित्रण करता था, वह कौन है? तो वो हैं रथिन मित्रा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। इनके जन्म की बात किया जाए तो 26 जुलाई 1926 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के हावड़ा में। यह कलकत्ता ग्रुप के कलाकार हैं। कलकत्ता ग्रुप में शामिल होने वाले यह सबसे कम उम्र के कलाकार थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन बी सिख जिलानी, ऑप्शन सी अमजद खान एंड लास्ट ऑप्शन डी नागौरी दास। तो ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। कौन था भाई? उस्ताद अहमद लाहौरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर बात किया जाए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो वह करवाया था शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। शाहजहां ने किसकी याद में करवाया था? तो अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में 1983 में यह यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ताजमहल कब? 1983 में। कब? 1983 में। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। 1632 से 1653 ईस्वी के मध्यकाल में इसका निर्माण हुआ था। ताजमहल इमारत कैसी है? तो वर्गाकार है। कैसी है? वर्गाकार। अगर पूछेगा ताजमहल कैसी है, कैसा आकार है इसका, तो यह वर्गाकार में है। ताजमहल का आकार कैसा है? तो वर्गाकार है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसकी याद में? अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में इसका निर्माण करवाया था। 1983 में यह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है। एक तरफ है ए पार्ट, दूसरी तरफ है बी पार्ट, इसका सेकंड पार्ट, तो इसमें बोल रहा है सुमेलित नहीं है। बात कर रहा है ऑप्शन ए है जामा मस्जिद, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कुतुब मीनार, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बुलंद दरवाज़ा, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। गोल गुंबद, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो इसमें पूछ रहा है कि एक पार्ट ऐसा है जो गलत है, सुमेलित नहीं है। तो बात करते हैं जामा मस्जिद, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, यह बिल्कुल सही है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, यह भी सही है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी में। गुजरात अभियान जीतने के बाद उन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। बात करते हैं गोल गुंबद, इसका निर्माण औरंगजेब ने नहीं करवाया था। इसका निर्माण कौन करवाया था? तो आदिल शाह ने। गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? आदिल शाह ने। गोल गुंबद का निर्माण आदिल शाह ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जो पार्ट रॉन्ग है वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। गोल गुंबद का निर्माण आदिल शाह ने करवाया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी शैली का प्रसिद्ध चित्र है। दक्षिणी या दक्षिणी शैली का प्रसिद्ध चित्र है। ऑप्शन ए नर्तक, ऑप्शन बी रागमेघ, ऑप्शन सी बाज एंड लास्ट ऑप्शन डी त्रिशूल। तो दक्षिणी या दक्षिणी शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो नर्तक है। कौन सा है? नर्तक है। तो यह हैदराबाद में बना है। या किस में बना है? हैदराबाद शैली में। हैदराबाद, यह हैदराबाद शैली में बना है। अगर बात किया जाए हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। इसके प्रमुख शासक कौन है? आसफ शाह। ये कलाकारों के आश्रयदाता से। कौन? मोहम्मद आसफ शाह ये कलाकारों का आश्रयदाता था। और हैदराबाद में चित्रकला में सबसे ज़्यादा चित्रण अधिक हुआ है किसका? मयूर पक्षी का। तो दक्षिणी शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? नर्तक है। दक्षिणी शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? नर्तक है। या हैदराबाद शैली में बना है? किस शैली में बना है? हैदराबाद शैली में बना है। दूसरी बात यह इम्पॉर्टेंट है कि यह हैदराबाद शैली में बना है। हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ के प्रमुख शासक कौन हैं? तो आसफ शाह हैं। ये कलाकारों का आश्रयदाता था। कौन? आसफ शाह। और हैदराबाद में चित्रकला में मयूर पक्षी का चित्रण सबसे अधिक हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 जून, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 18 मई एंड लास्ट ऑप्शन डी 13 जून। यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 18 मई को। कब मनाया जाता है? 18 मई को। यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधेरे का राजा नामक भित्ति चित्र किसने बनाया था? अंधेरे का राजा नामक भित्ति चित्र किसने बनाया था? ऑप्शन ए के.जी. सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी सतीश गुजराल एंड लास्ट ऑप्शन डी विनोद बिहारी मुखर्जी। तो अंधेरे का राजा या भित्ति चित्र किसने बनाया था? तो के.जी. सुब्रमण्यम ने। किसने बनाया था? के.जी. सुब्रमण्यम ने। इनके जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म 15 फरवरी, कब हुआ था इनका जन्म? 15 फरवरी 1924 में। बात करते हैं के.जी. सुब्रमण्यम का जन्म 15 फरवरी 1924 में कहाँ हुआ था? केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में।
अगर इनके शिक्षा की बात किया जाए तो शिक्षा इनकी शांति निकेतन कला विद्यालय से हुई थी। केजी सुब्रमण्यम की शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो शांति निकेतन कला विद्यालय से हुई थी। यह मद्रास चोल मंडल के कलाकार हैं। कहाँ के कलाकार हैं? तो मद्रास चोल मंडल के ये प्रमुख कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका व्यवसाय क्या है? तो ये चित्रकार, मूर्तिकार, कला शिक्षक, लेखक आदि व्यवसाय के लिए ये जाने जाते हैं। चित्रकार हो गए, मूर्तिकार हो गए, कला शिक्षक, लेखक आदि कार्यों के लिए ये जाने जाते हैं। इनका उपनाम है मनीदा। यह मनीदा उपनाम से जाने भी जाते हैं। मनीदा उपनाम से जाने जाते हैं। इनको पुरस्कार 1975 में पद्मश्री मिला था, 2006 में पद्म भूषण मिला था और 2012 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो अंधेरे का राजा नामक भित्ति चित्र किसने बनाया था? केजी सुब्रमण्यम ने बनाया था। केजी सुब्रमण्यम का जन्म कब हुआ था? तो 15 फरवरी 1924 केरल में हुआ था। इनकी शिक्षा शांति निकेतन कला विद्यालय से हुई थी। यह मद्रास चोल मंडल के एक प्रमुख कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका व्यवसाय क्या था? चित्रकार थे, मूर्तिकार भी थे, लेखक थे, कला शिक्षक थे और इन्हें मनीदा उपनाम से जाना भी जाता है। इनका उपनाम था मनीदा। इनको पुरस्कार भी मिला था, जैसे 2012 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, 2006 में इनको पद्म भूषण दिया गया था, 1975 में इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केजी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुगल गार्डन आराम बाग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी आगरा एंड लास्ट ऑप्शन डी दिल्ली। तो प्रसिद्ध मुगल गार्डन आराम बाग की बात कर रहा है या कहाँ स्थित है? तो यह आगरा में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आगरा। क्या कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। भारत का सबसे पुराना मुगल बाग है ये आराम बाग। भारत का सबसे पुराना मुगल बाग है जिसका निर्माण बाबर ने 1528 में किया था। इसका निर्माण किसने किया था? बाबर ने कब किया था? 1528 में। इसका निर्माण बाबर ने किया था, 1528 ईस्वी में करवाया था। ताजमहल से ये लगभग कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर, क्योंकि आगरा में ही ताजमहल है। आगरा में क्या है? ताजमहल है। उस ताजमहल से यह 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, उत्तर पूर्व दिशा में। किस दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में यह स्थित है ताजमहल से। इस बाग का निर्माण किस शैली में किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बाग का निर्माण पार्सियन शैली में किया गया है। किस शैली में? पार्सियन शैली में। आराम बाग का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो यह किया गया है पार्सियन शैली में। इस बाग का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो पर्शियन शैली में। तो एक बार ध्यान से फिर से सुनिएगा, प्रसिद्ध मुगल गार्डन जो क्या नाम था? आराम बाग। यह कहाँ स्थित है? तो यह आगरा में स्थित है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि यह कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना मुगल बाग है। भारत का सबसे पुराना मुगल बाग है जिसका निर्माण बाबर ने करवाया था। कब करवाया था? 1528 ईस्वी में। यह ताजमहल से 5 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। इस बाग का निर्माण पर्शियन शैली में किया गया है। किसमें? पर्शियन शैली में इसका निर्माण किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा शैली की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1852, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1875 एंड लास्ट ऑप्शन डी 1953। तो कोटा शैली की खोज किस वर्ष हुई थी? तो वह हुई थी 1952 में। किसने किया था? तो कर्नल टीजी गेयर एंडरसन ने। कर्नल टीजी गेयर एंडरसन ने या कोटा शैली की खोज किए थे।
कोटा शैली की बात करते हैं तो यह हड़ौती शैली की उपशैली है। कोटा शैली किसकी उपशैली है? तो हड़ौती शैली की यह एक उपशैली है। उमेश सिंह के समय कोटा चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। किस शासक के समय यह कोटा शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो वह उमेश सिंह के समय। इनके समय शिकार से संबंधित चित्र बने, जैसे उमेश सिंह खुद एक प्रसिद्ध मतलब कि जाने माने चित्रकार के आश्रयदाता थे। इन्होंने जैसे चित्रकार, कुछ प्रमुख चित्रकार इनके समय जैसे लच्छी राम हो गए, डालू हो गए, रघुनाथ अली हो गए, ये सब प्रमुख चित्रकार हैं जो कोटा शैली में इनके संरक्षण में कार्य किए थे। तो कोटा शैली की खोज 1952 में कर्नल टी.जी. गेयर एंडरसन महोदय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शक को घन में कितने तल दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 एंड लास्ट ऑप्शन डी 3। तो दर्शक को घन में कितने तल दिखाई देते हैं? तो 3 तल दिखाई देते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार चित्राकार पुस्तक के लेखक कौन हैं? चार चित्राकार पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अशोक मित्र, ऑप्शन बी अशोक गौड़, ऑप्शन सी अशोक आनंद एंड लास्ट ऑप्शन डी अशोक भौमिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक मित्र। इनकी प्रमुख एक पुस्तक है हुसैन के बहाने अशोक भौमिक की। हुसैन के बहाने अशोक भौमिक की है और चार चित्राकार पुस्तक के लेखक अशोक मित्र हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अशोक मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां की मृत्यु नामक चित्र अवनी बाबू ने किस वर्ष बनाया था? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1902, ऑप्शन सी 1904 एंड लास्ट ऑप्शन डी 1905। तो शाहजहां की मृत्यु नामक चित्र अवनी बाबू ने किस वर्ष बनाया था? तो उसे 1902 में बनाया था। भारत माता 1905 में बनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1902। अगर बात किया जाए अवनी बाबू का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 7 अगस्त 1871 को हुआ था। 7 अगस्त 1871। कहाँ हुआ था? जोरासांको कोलकाता में। इनका जन्म 7 अगस्त 1871 जोरासांको कोलकाता में हुआ था। इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 1951 में हुई थी। 5 दिसंबर 1951 में कहाँ हुई थी? कलकत्ता में ही। इनकी पत्नी का नाम सुहासिनी देवी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सुहासिनी देवी। इनके पिता का नाम क्या था? गुणेंद्र नाथ टैगोर। इनके बड़े भाई थे गगनेंद्र नाथ टैगोर। इनकी बहन का नाम क्या था? सुनैना देवी। अवनी बाबू की बहन का नाम क्या था? सुनैना देवी, जो भारत की प्रथम महिला चित्रकार बनी थी। इनकी शिष्या थी रानी चंदा और इनका प्रमुख शिष्य में यानी कौन थे? नंदलाल बसु थे। इनकी आत्मकथा है जोड़ा सकारो धारे। तो शाहजहां की मृत्यु नामक चित्र अवनी बाबू ने कब बनाया था? तो 1902 में बनाया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बारोक कला का उद्भव कहाँ हुआ? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी इंग्लैंड एंड लास्ट ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जर्मनी। आदिल शाह के राज्यकाल में निर्मित पोथी नुजूम उल उलूम वर्तमान में किस संग्रहालय में सुरक्षित है? ऑप्शन ए चेस्टर बेट्टी संग्रहालय, ऑप्शन बी भारत कला भवन वाराणसी, ऑप्शन सी हैदराबाद संग्रहालय एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेस्टर बेट्टी संग्रहालय में। अगर बात किया जाए नुजूम उल उलूम, यह एक भूगोल विद्या पर आधारित है। किस पे? भूगोल विद्या पर यह आधारित पुस्तक है, जिसमें भूगोल विद्या पर आधारित पुस्तक है। यह आदिल शाह के शासनकाल में 1570 में लिखा गया था। किसके शासनकाल में? आदिल शाह। आदिल शाह। जो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। आदिल शाह के शासनकाल में यह 1570 में इसको लिखा गया था। कब? 1570 में। किसके शासनकाल में? आदिल शाह के शासनकाल में 1570 में लिखा गया था, जिसमें 140 क्या हैं? नक्शे हैं।
140 इसमें नक्शे की बात किया गया है, यानी नक्शा 140 है। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट है कि इसमें 876 चित्र है। चित्रों की बात किया जाए तो इसमें कितने हैं? 876 चित्र हैं एवं कुछ तालिकाओं की बात की गई है। तो आदिल शाह यानी आदिल शाह के राज्यकाल में निर्मित पोथी नुजूम उल उलूम वर्तमान में किस संग्रहालय में स्थित है? तो वह चेस्टर बेट्टी संग्रहालय में स्थित है। किस संग्रहालय में? चेस्टर बेट्टी संग्रहालय में स्थित है। यह एक भूगोल विद्या पर आधारित है। किस पे? भूगोल विद्या पर आधारित है। यह आदिल शाह के शासनकाल में 1570 में लिखी गई थी एवं इसमें 140 नक्शे, 876 चित्र एवं कुछ तालिकाओं की बात इसमें की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए स्थान, ऑप्शन बी क्षेत्र, ऑप्शन सी निरूपण एंड लास्ट ऑप्शन डी धरातल। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहा गया है? तो वह कहा गया है स्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा की किस गुफा को विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गुफा संख्या 10, ऑप्शन बी गुफा संख्या 25, ऑप्शन सी गुफा संख्या 21 एंड लास्ट ऑप्शन डी गुफा संख्या 14। तो एलोरा की कौन सी गुफा है जिसे विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर गुफा संख्या 10 को हम क्या कहते हैं? विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बात करते हैं गुफा संख्या 25 को, इसे जनवासा के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? जनवासा। गुफा संख्या 25 को जनवासा के रूप में जानते हैं। गुफा संख्या 21 को रामेश्वर मंदिर के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? रामेश्वर मंदिर के रूप में इसे जाना जाता है। अगर बात किया जाए गुफा संख्या 14 को रावण की खाई के रूप में जानते हैं। रावण की खाई गुफा संख्या 14 को। गुफा संख्या 10 को विश्वकर्मा गुफा के रूप में जानते हैं। गुफा संख्या 25 को जनवासा के रूप में जानते हैं। गुफा संख्या 21 को रामेश्वर मंदिर के रूप में जानते हैं। गुफा संख्या 14 को रावण की खाई के रूप में जानते हैं। गुफा संख्या 16 को कैलाश मंदिर के रूप में जानते हैं। गुफा संख्या 30 को जानते हैं छोटा कैलाश। गुफा संख्या 32 को इंद्र सभा के रूप में जानते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर बात करते हैं एलोरा गुफा, एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? तो वह और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। या किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो या राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया था, जो विशाल चट्टानों को काटकर इसमें 34 गुफाओं का निर्माण किया था। कितनी गुफाओं को? 34 गुफाओं को निर्माण किया था, जिसमें 3 धर्म से संबंधित है। 1 से 12 तक, यानी 1 से 12 तक, जिसमें 12 गुफा किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध। अब बात करते हैं 13 से 29 तक कुल 17 गुफा किससे संबंधित है? तो हिंदू धर्म से। किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। अगर बात किया जाए 30 से 34 तक कुल 5 गुफाएं हैं जो जैन धर्म से संबंधित है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसको भी समझ लीजिएगा। 1 से 12 तक यानी 12 गुफा किससे संबंधित है? तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। 13 से 29 तक मतलब 17 गुफा किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। 30 से 34 तक 5 गुफा किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो एलोरा के किस गुफा को विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है? वह गुफा संख्या 10 है। इसमें उम्मीद करता हूँ आपका कोई डाउट नहीं होगा, और जो इम्पोर्टेंट है आप उसको नोट भी कर लीजिएगा, जो जानकारी ना हो, और जिसके बारे में जानकारी हो तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़ा रोलर का इस्तेमाल किस में होता है? चमड़ा रोलर का इस्तेमाल किस में होता है? ऑप्शन ए वुड कट, ऑप्शन बी लिनो कट, ऑप्शन सी एचिंग एंड लास्ट ऑप्शन डी लिथोग्राफी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लिथोग्राफी। क्या हो जाएगा? लिथोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मूक संवेदना किस चित्रकार का चित्र है? ऑप्शन ए रमेश राणा, ऑप्शन बी मंजू प्रसाद, ऑप्शन सी जय झरोटिया एंड लास्ट ऑप्शन डी बैजू बावरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंजू प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंजू प्रसाद, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल के सर्वाधिक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? ऑप्शन ए भारत भवन भोपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ऑप्शन सी भारत कला भवन वाराणसी एंड लास्ट ऑप्शन डी चेस्टर बिट्टी संग्रहालय में सुरक्षित है। तो इनका सबसे ज़्यादा सुरक्षित चित्र कहाँ रखा गया है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अगर इनके जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1913 में। इनका जन्म कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1913 को हंगरी के बुडापेस्ट में। कहाँ हुआ था? 30 जनवरी 1913 को हंगरी के बुडापेस्ट नामक स्थान पर। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 5 दिसंबर 1941 लाहौर में। 5 दिसंबर 1941 लाहौर में। कहाँ हुई थी? 5 दिसंबर 1941 लाहौर में। इन्हीं के मृत्यु के बाद ही कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि अमृता शेरगिल के मृत्यु के बाद किस कला विभाग की स्थापना हुई थी? तो वह कलकत्ता ग्रुप या किस ग्रुप की स्थापना हुई थी? तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई थी जो 1943 में हुई थी। और कंपनी शैली की भी खोज 1943 में पीसी मानक ने किया था। बात करते हैं अमृता शेरगिल, तो इनका जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1913 हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 5 दिसंबर 1941 लाहौर में हुआ था। इनका चित्रण का माध्यम क्या था? तो तैल एवं चटक रंगों का यो प्रयोग करती थी। किसका? तैल एवं चटक रंगों का ये प्रयोग करती थी। इन्होंने उत्तर प्रदेश में कला वेदिका खोली थी, जो कहाँ खोली थी? गोरखपुर में। ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि इन्होंने कला वेदिका कहाँ खोली थी? तो यह गोरखपुर में खोली थी। और इनकी प्रदर्शनी कहाँ लगी थी? तो मुंबई के ताज होटल में ये अपने चित्रों की प्रदर्शनियाँ करती थी। कहाँ की थी? तो मुंबई के ताज होटल में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अमृता शेरगिल अपने चित्रों की प्रदर्शनी कहाँ की थी? तो मुंबई के ताज होटल में। दूसरा प्रमुख है कि अमृता शेरगिल पेरिस में कला शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ? पेरिस में। अमृता शेरगिल ने कहाँ कला शिक्षा प्राप्त की थी? तो वह पेरिस में किया था। इनका प्रमुख चित्र है जैसे टोर्सो का चित्र हो गया, 3 बहनें हो गई, मदर इंडिया, ये सब इनका कुछ प्रमुख चित्र है। तो अमृता शेरगिल के सर्वाधिक चित्र किस संग्रहालय में है? तो वह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इनका जन्म 30 जनवरी 1913 हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 1941 में लाहौर में हुआ था। ये बहुत पूछता है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 5 दिसंबर 1941 लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी यानी बनी ठनी पर भारत सरकार ने डाक टिकट किस वर्ष जारी किया था? ऑप्शन ए 1873, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1824 एंड लास्ट ऑप्शन डी 1930। तो वह कब जारी किया था? तो 1973 में। एग्जैक्ट डेट क्या है? 5 मई 1973 में। 5 मई 1973 में इन्होंने डाक टिकट जारी किया था। किस पे? बनी ठनी पर। अगर बनी ठनी की बात करते हैं या किसने चित्रित किया था? तो निहाल चंद्र ने। बनी ठनी का चित्रण किसने किया था? निहाल चंद्र ने किया था, राधा के रूप में मानकर। वह चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में वह चित्र सुरक्षित है। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, किशनगढ़ शैली किसकी उपशैली है? तो यह मारवाड़ की उपशैली है। किसकी शैली है? मारवाड़ की। किशनगढ़ किसकी उपशैली है? तो मारवाड़ की उपशैली है। बनी ठनी किसका चित्र है? निहाल चंद्र का है। किस शैली में बनाया था? किशनगढ़ शैली में बनाया था। किसके रूप में बनाया था? तो राधा के रूप में बनाया था। कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। बनी ठनी पर भारत सरकार ने डाक टिकट कब जारी किया था? तो 5 मई 1973 को जारी किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इम्पेस्टो तकनीक संबंधित है। ऑप्शन ए प्रिंट मेकिंग, ऑप्शन बी चित्रकला, ऑप्शन सी फोटोग्राफी एंड लास्ट ऑप्शन डी मूर्तिकला। तो इम्पेस्टो तकनीक किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है चित्रकला से। किससे संबंधित है? चित्रकला से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चित्रकला। तो यह था आज का
कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपका स्कोर कितना हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ। और किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट बनता है या कोई क्वेरी वगैरह होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।